हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल हिस्ट्री विद एके सर। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था 1.1 चैप्टर नंबर 1 का। अब देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 का 1.2, दैट इज़ रेनेसांस पीरियड इन द यूरोपियन हिस्ट्री जो भी है। तो 1.2 को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि इसके पहले हम लोग ने देखा कि बहुत क्रूसेड्स के बारे में देखा, मैप भी हम लोगों ने स्टडी किया था। और एक मिस्टेक हो गई थी उस मैप के अंदर, टॉपिक में फ्लोरेंस नाम का जो सिटी है दैट इज़ कॉल्ड द बर्थ ऑफ द रेनेसांस, और मैंने गलती से वेनाइस कह दिया था। चलिए, अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यूरोपियन रेनेसांस ये 14th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। ओके, 14th सेंचुरी आप इसको जोड़ेंगे तो 1300 से लेकर के 1399 तक के। ओके, जैसे अभी मान लेते हैं कि 21st सेंचुरी चल रहा है, लेकिन 21st ऐसे कोई डेट आती नहीं है, तो हम लोग इसको 2000 या 2001 से लेकर के 2099 तक के यहाँ पर इसको डेट्स को पकड़ते हैं। ये 21st सेंचुरी में आती है, 21वीं सदी चल रही है। तो वैसे 14th सेंचुरी में यहाँ पर ये आया था, और 15th 16th सेंचुरीज़ के अंदर ये एकदम जेनिथ पर था। जेनिथ मतलब एकदम ऊंचाई पर, इसका एकदम पीक टाइम था ये। अब ये रेनेसांस में हुआ क्या, बेसिकली रेनेसांस में लोगों ने ग्रीक लैटिन कल्चर्स के ऊपर ज़्यादा वर्क किया और अपने आप को समझा। ओके, इसके अंदर लोगों ने किया क्या बेसिकली, देखिए, ह्यूमन इंटेलेक्ट, जीनियस एंड वे ऑफ लाइफ, पीपल गॉट मोर इंटरेस्टेड इन अनफोल्डिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। मतलब काफ़ी चीज़ें इन लोगों ने सीखी, यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लोरेशन किया, साइंटिफिक मेथड्स लगाए, 1+1 = एक और एक 11 नहीं होता है, एक और एक 2 ही होता है। ओके, तो इनको ये चीज़ें समझ में आने लग गई। कोई भी चीज़ जैसे बताया जा रहा है वैसे उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसके पीछे क्वेश्चनिंग करना है। पोइट्री वगैरह यहाँ पर लिखी गई, ड्रामा एंड फिक्शन, पहले ये सब चीज़ें इतनी जनरली नहीं चलती थी, लेकिन ये अब धीरे धीरे जो है इसके अंदर एक नया टच आ रहा है। ओके, novel experiments were conducted in the field of science in the pre-Renaissance times. Thought about the existence of the universe revolved around the concept of God. ओके, तो रेनेसांस के पहले एक ऐसा था ना कि जो यूनिवर्स का पूरा कंसेप्ट था वो गॉड के अराउंड यहाँ पर स्विंग करता था पूरा। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस ने यहाँ पर जो इस टाइम है, यहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे उस कंसेप्ट को स्टडी करना चालू किया, और इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमैनिज्म। European rulers of the Renaissance period encouraged adventurous seafarers explore distant lands. अब यूरोपियन रूलर्स ने यहाँ पर एनकरेज क्यों किया, देखिए, रेनेसांस आया, रेनेसांस ने नई नॉलेज लेकर आए, लोगों को काफ़ी कुछ पता चला, नए नए इन्वेंशंस हुए, जैसे टेलीस्कोप है, कंपस है, उसके बारे में हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, शिप्स वगैरह अच्छी होने लग गई पहले से। लोगों को, यूरोपियन रूलर्स को और ज़मीनें चाहिए थी और लैंड चाहिए थे, बिकॉज यूरोप एक बहुत ही छोटा कॉन्टिनेंट है। रूलर जो है, जो राजा है, जो किंग है ना, वो अपनी लैंड्स का जो है विस्तार करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी इन द मोर एंड मोर लैंड। कॉन्क्वेस्ट, जो एनेक्सेशन की जो उसकी भूख है वो ख़त्म नहीं होती। वो दूसरे राजा को टक्कर देना चाहता है और अपना दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनना चाहता है। ये एक राजा का एम होता है। ओके, तो यहाँ पर ये लोगों ने कैसा है कि सी फेरर्स वगैरह को भी इनकरेज किया, उनको फाइनेंस किया कि आप जो है वो नई ज़मीन तलाशें, वहाँ से बहुत सारे चीज़ों को जो है वो हमारे यहाँ पर लेकर आएँ, वहाँ की ज़मीन जो है हमारे लिए कैप्चर करें, और उस ज़मीन के ऊपर हमारा हक होगा। मतलब हम जो एक बहुत ही बेहतरीन यूरोपियन राजा बनना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर यूरोपियन रूलर्स ने इनको सपोर्ट किया। अब ये लोग साथ में क्या लाते हैं, प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ट्रीज़ और बहुत सारे एनिमल्स के स्पीसीज, वेपनरी, जो भी दूसरे एरियाज़ में उन लोगों ने देखा सीखा, वहाँ से ये चीज़ें अपने यहाँ पर लेकर आई, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर सोसाइटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। ओके, 1543 में निकोलास कॉपरनिकस ने यहाँ पर ये दुनिया को बताया कि जो प्लानिटरी सिस्टम है, तो अर्थ बीच में नहीं है बल्कि सन है। देखो, यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये सन जो है ये सन सेंटर में है, फिर यहाँ पर ये मर्क्यूरी है, यहाँ पर ये वीनस है, यहाँ पर ये अर्थ है, ऐसे ऑर्बिटल शेप में ये लोग ऐसे घूमते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर तो नहीं बता पा रहा हूँ मैं यहाँ पर शेप, लेकिन ये ऐसे ही है। तो सेंटर ऑफ जो पूरा सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं सन। और हमारे ज्योग्राफी की किताब में भी आपने ऐसे देखा होगा बुक्स में, तो जो सन जब सेंटर में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सोलार सिस्टम। ओके, सोलार सिस्टम।
तो निकोलस कॉपरनिकस ने सबसे पहली बार ये बताया है कि सेंटर में जो है वो सन रहेगा, अर्थ नहीं रहेगा। अर्थ जब सेंटर में होता है तो उस थियरी को हम लोग क्या कहते हैं, उस थियरी का एक नाम है, ठीक है। अर्थ जब सेंटर में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जियोसेंट्रिक, और जब यहाँ पर सन जब सेंटर में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं हीलियोसेंट्रिक। इसका मतलब हीलियोस जो है ना वो ग्रीक गॉड, उस ग्रीक गॉड सन का नाम है, सन को वो लोग हीलियोस कहते हैं, तो ये वर्ड वहाँ से आया है। जियो शेप जो है वो रिसेंबल करता है अर्थ का, तो जियोग्राफी, ओके। तो जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ के बारे में सेंटर, तो ये जियोसेंट्रिक थियरी हमारे यहाँ पर नहीं प्रूव्ड है, अभी प्रूव्ड हो चुकी है हेलियोसेंट्रिक, ओके। तो एकदम डिटेल में आपको मैंने समझा दिया। गैलीलियो, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लाइक दैट इज टेलीस्कोप वगैरह इन्होंने निकाला, और जो एस्ट्रोनॉमी फील्ड में बहुत ही कारगर साबित होती है ये। और जो थियरीज थी जो कोपरनिकस और केपलर ने यहाँ पर जो निकाली थी, तो इनको एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन लाइक इनको जो सही ठहराने वाला जो काम है, ठीक है, वो किसने किया, गैलीलियो के टेलीस्कोप ने किया कि हाँ जो सन है वो एक्चुअल में सेंटर में है सोलार सिस्टम के। और इसी के चलते धीरे धीरे जो साइंसेस है वो तरक्की करने लगता है, दैट इज़ फिजिकल साइंसेस। हम जो पढ़ रहे हैं वो सोशल साइंस है, ओके। इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर, देखो गन पाउडर जो है ना वो बारूद जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये धमाके वगैरह ये सब चीज़ें करने में आता है, तो ये जो गन पाउडर है। और प्रिंटिंग यहाँ पर धीरे धीरे, अब जो गन पाउडर है हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले गन पाउडर का यूज़ किसने किया, तो मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, जो मुग़ल एम्परर बन जाता है बाद में, ओके। इसने बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो तोप वगैरह का जो इस्तेमाल है ना, ठीक है, तो तोप वगैरह का जो इस्तेमाल होता है तो इसने ऐसे किया था बोम्बार्डमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। चलो, तो यहाँ पर इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर यूरोप के अंदर हुआ। प्रिंटिंग रेस्पेक्टिव टेक्निक्स, मतलब प्रिंटिंग अब होने लग रही है धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ पर, ये जर्मनी के अंदर आया, और इसको स्टार्ट किया था 1440 बाय द जोहानस ग्यूटेनबर्ग को हम लोग ऐसे याद रखते हैं। सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस इटाली के अंदर 1451 में स्टार्ट हुआ। अब जब ये इन्वेंशन होता है प्रिंटिंग प्रेस का, तो बहुत सारी किताबें जो है ना वो छपने चालू हो जाती है, लोगों के पास उसकी कॉपीज़ पहुंचने लग जाती है, दे वेर एबल टू रीड दैट। अब जब वो लोग उसको रीड करेंगे तो एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा यहाँ पर आम जनता को, और जब लोग रीड करेंगे तो उसके बाद में सोसाइटी कैसे डेवलप होगी कि लाइक इंटेलेक्चुअल्स की, तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनेंगी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूरोप वगैरह में आई 18th सेंचुरी के अंदर। तो उनका जो सिलेबस हुआ करता था, इस सिलेबस के अंदर भी लाइक जो एपिक्स है, ठीक है, इलियाड और ओडिसी जिसको होमर ने लिखा है, और ये होमर कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रीस से बिलोंग करते हैं, ओके। तो स्पीचेस ऑफ ग्रेट ओरेटर्स, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एथिक्स, मतलब ये सारी चीज़ें डेवलप होने लग गई। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एज अ रिजल्ट ऑफ द पीपल बिगैन टू थिंक फ्रीली, मतलब यहाँ पर लोग जो है इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने लगे, लोगों को विचारधारा उनकी पढ़ने लगे, तो धीरे धीरे ऐसे लोगों का पढ़ने लिखने में टेस्ट डेवलप हुआ, ओके। गैलीलियो की बात करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो देख लेंगे। तो गैलीलियो एस्टैब्लिश द रैशनल मेथड ऑफ एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब ये गैलीलियो कुछ ऑब्जर्वेशंस थे उसको सही ठहराने में मेन गैलीलियो का हाथ है, और इसी की वजह से गैलीलियो को कहा जाता है फादर ऑफ द एम्पायरिकल साइंसेस, ओके। अब गैलीलियो ने जो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा है तो उसके ऊपर से कुछ ऑब्जेक्ट्स उन्होंने थ्रो किए, और ये देखते हैं कि लाइक चाहे वो वज़न ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लाइक हैवी में लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मतलब जो भी, जैसे अपना यहाँ पर जो है एक हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, और यहाँ पर एक लो ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है ना वो और लो ऑब्जेक्ट हम जब फेंकते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिरा है, लेकिन गैलीलियो ने इसकी जो थियरी है उसको गलत ठहराया है। एरिस्टोटल का ये मानना था कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है ना तो वो फॉल होगा जल्दी, जो लो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ लाइटर ऑब्जेक्ट से जल्दी वो फॉल होगा, लेकिन गैलीलियो ने इसको एकदम गलत ठहराते हुए ये बताया है कि लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा से दोनों जो ऑब्जेक्ट से अगर साथ में छोड़े जाएं तो दोनों साथ में ही ज़मीन पर यहाँ पर गिरेंगे, ठीक है, अर्थ पर यहाँ पर गिरेंगे।
तो ही वॉज सक्सेसफुल इन एनहांसिंग द पावर ऑफ टेलीस्कोप मैनी टाइम्स। अब ये टेलीस्कोप वगैरह किसके लिए, सी फेरर्स वगैरह के लिए, बहुत आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में वो लोग ऐसे दूरबीन से देखते हैं। तो टेलीस्कोप जो है वो यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जो उनकी मेहनत है वो बचा देता है, और इतनी अच्छी तरीके से हेल्प करता है कि वो समुंदर में होकर दूर जो लैंड्स है ना उसको देख सकते हैं और उसका एक रास्ता निकाल कर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। गैलीलियो ने यहाँ पर 4 मेजर सैटेलाइट्स, जैसे जुपिटर के जो हैं, ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है, तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, हम उस सैटेलाइट को क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, मून। तो वैसे गैनीमीड वगैरह आई थिंक जो सैटेलाइट्स हैं वो सब जुपिटर के हैं, तो इतना ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे। तो जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, लार्जेस्ट ऐसे बोल सकते हो ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। गैलीलियो ऑल्सो इनवैलिडेटेड विद एविडेंसेस इसके साथ में, और एरिस्टोटल ने ये बताया कि जो मूल है वो सेल्फ इल्यूमिनस है एंड हैज़ दी स्मूथ सरफेस, मतलब वो खुद से ही चमकता है, उसके ऊपर ऐसे कोई और एकदम स्मूथ सरफेस है। लेकिन यहाँ पर एरिस्टोटल को फिर से गैलीलियो ने एकदम रॉन्ग ठहरा दिया और ये बताया कि मून के ऊपर जो है ना भाई वो माउंटेन्स वैलीज वगैरह है और चांद के अंदर दाग भी है, ठीक है, ये बताने वाला जो है वो गैलीलियो ही है। गैलीलियो ने ये भी बताया है कि यहाँ पर सन को जो है वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए खुद का 27 दिन लगते हैं। इट इज़ सेड दैट गैलीलियो वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द स्पॉट्स ऑन दी सन। तो यहाँ पर सन के ऊपर जो स्पॉट्स वगैरह देखे जाने वाले सबसे पहले बंदे हैं वो गैलीलियो ही हैं। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं हमारे इंडियंस के बारे में। तो जो इंडियन स्कॉलर है जिसका नाम है वराहमिहिर, अब ये वराहमिहिर जो है तो इन्होंने मेंशन किया है सन स्पॉट्स को तमास्क इलाका में, ओके, और इनहाइस ट्रिटाइज बृहद संहिता, मतलब वराहमिहिर ने क्या लिखा है, ये भी लिखा है किताब बृहद संहिता, और ये कौन से टाइम पर, 6th सेंचुरी कॉमन एरा में थे, दैट इज़ एडी। और ये 6th सेंचुरी एडी के टाइम पर हमारे यहाँ पर एक डायनेस्टी चल रही थी जिसको हम लोग कहते हैं गुप्ता एज। गुप्ता एज के अंदर चंद्रगुप्ता फर्स्ट, उसके बाद में समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता सेकेंड, ऐसे बड़े बड़े रूलर्स थे, और गुप्ता एज को हम लोग यहाँ पर गोल्डन एज भी कहते हैं, ओके, गोल्डन एज ऑफ दी और द क्लासिकल एज इन एंशिएंट इंडिया, ऐसे कहा जाता है उसको। कैथलिक चर्च की बात करें तो कैथलिक चर्च, देखिए यहाँ पर एकदम शॉर्ट और स्वीट में मैं समझाता हूँ कि प्री रेनेसांस पीरियड में जो कैथलिक चर्च था वो लोगों ने पूरी रिलीजियस लाइफ लोगों की कंट्रोल करके रखी थी, खास करके इंडिविजुअल लाइफ भी, जो भी वो लोग कहते वो लोगों को मानना पड़ता। वो लोग यहाँ पर पैसे भी लिया करते इनसे, लाइक जैसे फीस वगैरह होती, एक तिथे भी कहा जाता है, तो 1/10 ऑफ दी, और उसके बाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग वसूला करते थे उनसे। और ये धीरे धीरे कैसे हो गया ना कि उन्होंने फ्री थिंकिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी, वो जो बोलेंगे वही सच होगा, और उसके बाद में उसके आगे आपको सीखना भी नहीं है, कुछ समझना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। अगर आपने बाइबल को अगर चैलेंज किया तो उसका सिर्फ एक ही सज़ा हो सकता है, मौत, या तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। ह्यूमैनिस्ट जो फिलॉसफी है रेनेसांस की वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग अ ग्राउंड फॉर द रेसिस्टेंस अगेंस्ट दी ओवर पावरिंग कैथलिक चर्च। मतलब ह्यूमैनिस्ट जो फिलॉसफी है कि इंसान के तरक्की के डेवलपमेंट के बारे में सोचना, तो यहाँ पर ये एक रोकथाम लगा देती है कैथलिक चर्च के ऊपर कि भाई हम तुम्हारी बात अब नहीं सुनेंगे, हमको क्वेश्चन करने की थिंकिंग चाहिए, हम तुम्हारी अथॉरिटी को क्वेश्चन करके ही रहेंगे। तो ये इतना आसान नहीं था लेकिन फिर भी लोगों ने किया। मॉडर्न साइंस के बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ पर जब रेनेसांस, एक नया एज जब यहाँ पर आया, लोगों की सोच जब उभरने लगी, तो लोगों ने यहाँ पर एम्पायरिकल एक्सपीरियंसेस, मतलब जो सही है वो सही कैसे है, जो आपने बताया वो उसको दर्शाइए कि वो सही है। तो इस तरीके से एम्पायरिकल एक्सपीरियंस, जैसे कॉपरनिकस ने कहा सोलर सिस्टम, गैलीलियो ने उसको प्रूव किया बाय द टेलीस्कोप। तो एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, और इसी की वजह से मैथमेटिक्स, साइंस और आर्ट्स गेन्ड इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग रेनेसांस। फॉर एग्जाम्पल द वर्क्स ऑफ लियोनार्डो डा विंसी। विंसी ने मोनालिसा की पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है, और मोनालिसा का जो नाम है कुछ ओरिजिनल नेम नहीं ध्यान आ रहा, चलिए जाने दीजिए, कभी वक्त मिलेगा तो बताएंगे। तो आर्ट्स की बात करते हैं। रेनेसांस के टाइम पर साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ आर्ट्स भी डेवलप हुआ, ओके। तो एल्केमी के ऐसे कहा जाता है कि उसके अंदर कुछ मिस्टिकल रूट्स थे और वहीं से ट्रांसफॉर्म करके फिर केमिस्ट्री बना है। मेटल्स और एलिमेंट्स से ही केमिस्ट्री डील करता है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने को मिली।
पेंटिंग्स, खास करके जो ऑयल पेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे। जैसे फ्रेस्कोज वगैरह जो होते हैं चर्च वॉल्स के ऊपर, आपको आगे मिशेल एंजेलो का भी नाम देखने के लिए मिलेगा। मिशेल एंजेलो एक स्कल्प्टर भी थे, एक उन्होंने पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाई थी, एक नहीं बल्कि बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। और साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर मेड इट पॉसिबल टू पेंट द नेचुरल सीन्स विद द माइन्यूट डिटेल, मतलब बारीकी बारीकी से लोगों ने ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पर पेंटिंग की है। ओके, डिटेल्ड डायग्राम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का आपने ऐसा एक स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे एक आदमी है, ऐसे हाथ और पैर उसके ऐसे एकदम फैले हुए हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एनाटमी वगैरह भी इसके अंदर स्टडी की गई। लियोनार्डो डा विंसी और मिशेल एंजेलो को यहाँ पर एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देखो और भी नाम बताता हूँ, लियोनार्डो डा विंसी है, मिशेल एंजेलो है, डोनाटेलो है, ठीक है, रफेल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इतना आपको डिटेलिंग स्टडी नहीं करना रेनेसांस के बारे में, जस्ट टिल ईयर। अब दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे 1.3 दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस, एंड पॉइंट नंबर 1.4 साथ में देखेंगे साइंटिफिक इन्वेंशंस इन द वेरियस फील्ड्स। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।